मैंने आप लोगों से चर्चा इसलिए करने का सोचा कि कैरेक्टर के बारे में चर्चा करें, क्योंकि यदि हम सुबह के अखबार उठाएं या शाम को टीवी ऑन करें तो हमें किस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं। हमें अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, है ना, एंड ये पता नहीं कितने कितने चार हैं, इन सब की चर्चा हमें न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और अखबारों के इसके टीवी के माध्यम से सुनने को मिलती है। परंतु इसका इलाज क्या है? यदि रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, यदि ईव टीजिंग की घटनाएं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इसके कारण क्या है? इसी आज अमेरिका ने इतनी भौतिक उन्नति की कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। ताकत तो बना अमेरिका, सबसे बड़ा प्रगति वाला देश बना अमेरिका। परंतु क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 70% लोग मानसिक दवाएं खाते हैं, मानसिक बीमारियों के, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो साइकोसिस हो। और अमेरिका की टीनेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीनेज प्रेगनेंसीज की है। यानी अमेरिका ने भौतिक रूप से तो बहुत तरक्की की, बहुत उन्नति की, परंतु कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से और सभ्यता में या अध्यात्म में अमेरिका पीछे कहीं ना कहीं रहा। कहीं ना कहीं उनसे भूल हुई, कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई, कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई, जिसकी वजह से सारी सुख सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी अमेरिका का व्यक्ति आज शांत नहीं है, सुखी नहीं है, आनंदित नहीं है और उसके अंदर संतोष नहीं। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिका ने अपने स्कूल और कॉलेजेस में सब तरह की शिक्षा दी, परंतु चरित्र निर्माण की शिक्षा नहीं, नैतिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी, वैल्यूज, एथिक्स और मॉरल्स किसी चीज़ की शिक्षा नहीं दी गई। इसलिए अमेरिका की आज ये हालत है। हमारी ये हालत ना हो, अभी भारत में बहुत कुछ बचा है। अभी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? हमारा परिवार, हमारा समाज। अमेरिका में परिवार टूटे सदियां हो गई। 1940 में अमेरिका की प्रति घर जो पॉपुलेशन थी वो 4.5 थी, 4.5। आज जो 2 रह गई है, यानी पिछले 60 सालों में अमेरिका का परिवार टूटा है और भारत की आज 4.5 है। और अगले 60 सालों में यदि समय रहते हमने इंतजाम ना किए तो हमारे समाज के साथ भी वही होने वाला है जो अमेरिका में हो रहा है। तो क्या हम चाहते हैं कि जो अमेरिका में हुआ वो हम सबके साथ भी हो? यदि नहीं तो हम, क्योंकि आप सब राष्ट्र को निर्मित करने वाले, साल या 2 साल में जब भी आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो इस देश निर्माण का उत्तरदायित्व आप सब लोगों के कंधों पर है, क्योंकि आपने यंगेस्ट ब्रेन्स के साथ जाकर डील करना है। जो लोग डीएड कर रहे हैं वो लोग कौन सी क्लासेस लेंगे जाके? पहले 5 साल की, अब तो फिर पहले 5 साल की क्लासेस। 70% IQ व्यक्ति का 5 साल की उम्र तक बनता है। तो जो आप लोगों ने डील करना है वो 70% के साथ डील करना है,
बाकी जब तक स्कूल कॉलेज की लेवल पर आता है तो केवल और केवल 30% बचते हैं। हम कॉलेज में कितने ही नैतिकता के पाठ पढ़ाएं, कितनी वैल्यूज की बात करें, कितनी मॉरल्स की बात करें, कितनी एथिक्स की बात करें, पर वो यूजलेस है यदि बचपन में हमने बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं। आज तक भारत की सबसे बड़ी पाठशाला कौन सी रही? आज तक भारत की सबसे बड़ी पाठशाला माँ की गोदी, नाना नानी की गोदी, दादा दादी की गोदी रही। इस गोद की पाठशाला का कोई कंपैरिजन भारत के साथ पूरे विश्व में नहीं है। परंतु हमने धीरे धीरे जो हमारी स्वाभाविक पाठशालाएं थी उनको समाप्त कर दिया, जिसका कारण हम आज जितनी भी मैंने खबरों की चर्चा की वो बढ़ रही है। और उनको ठीक करने का केवल और केवल एक ही उपाय है कि हम शिक्षा में चरित्र निर्माण की शिक्षा को जोड़ें। और वो चरित्र निर्माण की शिक्षा शुरू कहाँ से होगी? जब हमारा स्वयं का चरित्र होगा। We have to lead by our own example. यदि हम ठीक हैं तो दुनिया हमारे लिए ठीक है, और यदि हम ठीक नहीं है तो दुनिया हमारे लिए कभी ठीक हो नहीं सकती। इसलिए गांधी जी ने कहा कि इफ वी वांट टू क्लीन द नेशन, यदि हम अपने देश को साफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले झाड़ू पकड़कर अपने घर के बाहर की सफाई करनी पड़ेगी, तभी ये देश साफ हो सकता है। और यदि हम अपने घर को छोड़ दें और दूसरे पूरे जिले की चिंता करें तो संभव नहीं है। इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए चुना और इसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करूँ। मैंने इस बात की चर्चा आप लोगों से काफ़ी हद तक की। वाई दिस टॉक? आज यदि आप मैसेज बॉक्स खोलें लोगों का तो कैसे मैसेज मिलते हैं? What is the difference between a girlfriend and a wife? कोई शिवाजी मराठा का, विवेकानंद का मैसेज नहीं हमें आता। मैसेज इस तरह के आते हैं, तो साथ में जवाब लिखा होता है फ्यू पाउंड्स। पाउंड समझते हो कि सिर्फ वजन का फर्क है थोड़ा सा, गर्लफ्रेंड में और बीवी में। ऐसे ऐसे अब एक मैसेज ये था कि जब किसी लड़की का रेप हो जाए तो माँ कहती है हे भगवान तूने ये क्या किया। अब तुम मुझे बताओ इसमें भगवान का क्या दोष है? किसका दोष है? हमारा, किसी और का। एक मैसेज ये भी था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव, रिलीफ एंड बिलीफ। ये एक बच्चा अपने पिता से पूछता है तो पिता क्या जवाब देता है कि योर मॉम इज माई लव, मेड इज माई रिलीफ एंड आई एम योर डैड इज माई बिलीफ। यानी पिता श्योर नहीं है अपनी संतान के बारे में कि ये संतान उसकी भी है या नहीं। दिस इज द लेवल वी आर रिड्यूस्ड टू। इसलिए मैं आप लोगों से इस विषय की चर्चा करना चाहता हूँ। एक और मैसेज था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। They say when the baby looks like dad, it is biology, and when the baby looks like neighbors, it is। ये हमने मायने निकाल दिए। ये हंसने का विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से अब करने लगा। ट्रेंड्स लाइक दिस आर डेंजरस टू द सोसाइटी। बिलीव मी,
यदि कोई तुम्हें ऐसे मैसेजेस भेजने लगे तो उसे पहले दिन टोक दो, ताकि दोबारा ऐसे मैसेजेस तुम्हारे मेल बॉक्स में आए ही ना। क्योंकि आने का नुकसान क्या है, चाहे आप उसे सरसरी तौर पे पढ़ो, पर तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आएगा। और इस बात की मैं चर्चा करूंगा कि विचार, अच्छे विचार होना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब एक जेट्स का तो तुमने नाम सुना ना, जेट जहाज, फाइटर प्लेन। एक लियर जेट, लियर ने सबसे पहले जेट्स बनाए। अब इस व्यक्ति की मैं पूरी डिटेल में नहीं चर्चा करता आपसे, पर एक ब्रीफ में आपको बात बता देता हूँ कि जब इस व्यक्ति ने जेट बनाए तो इस व्यक्ति के जेट्स में कुछ खराबी है। जेट बनते ही बिके बहुत, मानो इसने 60 से 65 जेट फटाफट मार्केट में बेच दिए। और 60 से 65 जेट बेचना कोई आसान काम नहीं, परंतु 2 जेट इसके, जैसे हमारे यहाँ MiG-27 दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं ना, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, 2 दिन हम शोर मचाते हैं, एक जवान पायलट मर जाता है, 2 दिन शोर मचाने के बाद सब कुछ शांत, फिर भी हम सोचते कि मैं MiG-27 में क्यों दुर्घटना हो। पर इसने जो जेट बनाया, जैसे ही 2 जेट दुर्घटनाग्रस्त हुए तो इस व्यक्ति ने कारण जानने की कोशिश की। तो इस व्यक्ति ने सबसे पहले तो ये ऑर्डर निकाला कि जिन जिन को मैंने जेट बेचे हैं, कृपया करके वो अपने जेट्स को वापस मेरे पास खड़ा करवा। और फिर इस व्यक्ति ने कोशिश की कि इसमें क्या तकनीकी खराबी है, और इस तकनीकी खराबी को तभी जान सकता था जब वो उसकी उड़ान भरे और उड़ान भरते भरते उस तकनीकी चीज की जांच करे। अब इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसने पूरा रिस्क लिया, जहाज उड़ाया, जहाज के उड़ते उड़ते जो तकनीकी खराबी आई वो लियर ने ठीक की। और जैसे ही उसने उस तकनीकी खराबी को एक जहाज में पकड़ा, उसने सारे जहाज में फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे जेट्स में उस खराबी को ठीक कर दिया। और उसके बाद उसने सब लोगों को वापस भेज दिया। अब इसके लिए उसने अपनी सक्सेस, अपनी फॉर्च्यून, अपनी लाइफ को रिस्क में डाला, पर अपनी इंटेग्रिटी को कोई रिस्क नहीं दिया। ये उस व्यक्ति का कैरेक्टर था, ये उस व्यक्ति का चरित्र था। ये यदि कोई तकनीकी खराबी आई तो उस तकनीकी खराबी को ठीक करके उस व्यक्ति ने वापस जेट्स को जिन कंपनियों को बेचा था वो दे दिया। अब हमें भी कंपनीज तो गारंटी देती हैं, यदि हम फ़ोन लेने जाते हैं तो 1 ईयर वारंटी, वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं तो 2 ईयर वारंटी, टीवी लेने जाते हैं तो 3 ईयर वारंटी, पर हम अपने बच्चों की गारंटी लेने को तैयार नहीं। यदि मैं टीचर हूँ, यदि मैं शिक्षक हूँ, यदि मैं गुरु हूँ, तो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जिनको मैं पढ़ाकर भेज रहा हूँ उन लोगों के बारे में गारंटी ले सकूँ कि ये मेरा पढ़ाया हुआ है, इसके अंदर कोई तकनीकी खराबी। ये हमारा कैरेक्टर होता है। A character is more than talk. You cannot separate actions and characters. And actions versus intentions are very important. They are continuously working against each other. और जब मैं चरित्र की बात करता हूं तो राजा कृष्णदेव का नाम सुना आप लोगों ने? सुना? नहीं सुना? राजा कृष्णदेव और तेनालीराम के किस्से नहीं पढ़े तुम लोगों ने? इसीलिए मैंने कहा कि संस्कार की पाठशाला हमने खत्म कर दी, दादा दादी की पाठशाला खत्म कर दी, इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं। राजा कृष्णदेव के बारे में कहते हैं कि एक बार दरबार में बैठे थे, तो वो अपना इत्र लगाने लगे तो इत्र की एक बूंद नीचे गिर गई। उन्होंने वो इत्र की बूंद उठाई और अपने लगा ली। उनका जो मंत्री था तेनालीराम वो देखता था, उसने देखा कि राजा ने नीचे से चीज उठाई और लगा ली, था तो गलत। अब राजा को भी लगा भी तेनालीराम ने ये देख लिया,
तो राजा ने इसको करेक्ट करने का सोचा, भी आज जो गलती की है कल मैं ठीक करूँ। तो राजा को लगा कि मुझे ये मैसेज देना चाहिए कि इत्र मेरे लिए कोई कीमती नहीं है। तो राजा ने अगले दिन एक सुराही भरी इत्र की और उसको नीचे गिराना शुरू कर दिया। वो इत्र नीचे लुढ़कता रहा। तो तेनालीराम ने राजा को आके कहा कि राजा कृष्णदेव, जो कल इत्र की एक बूंद की चूक हुई, वो आज तुम कितनी सुराहियाँ गिरा लो, वो चूक की भरपाई दोबारा हो नहीं सकती। एंड सेम इज ट्रुथफुल अबाउट आवर कैरेक्टर, कि यदि हमने एक बार अपने आप को अपने स्तर से नीचे गिरा लिया तो दोबारा हम उसकी भरपाई कर नहीं सकते। दिस इज स्पेसिफिक टू कैरेक्टर। योर कैरेक्टर डिटरमिन्स हु यू आर। Who you are determines who you see, and who you see determines what you do. Talent is a gift, but character is a choice. We do not get to choose our parents. We do not select the location of our birth, the place of our birth. We do not select the circumstances of our birth. We do not select our upbringing. We do not get to pick up our talent or IQ. But what we do choose is our character. ये हमारी चॉइस है कि हमारा चरित्र कैसा बने, हम अच्छा बनाएं या बुरा बनाएं, इसकी चॉइस कम से कम परमात्मा ने हमें दी है। तो क्या तुम उसका ऑप्शन का फायदा उठाना चाहोगे कि नहीं? करोगे? और हम हर बार अपने कैरेक्टर का प्रदर्शन करते हैं जब कभी भी हमारे पास चॉइस होती है। हम घर से आते हैं यहाँ पर, एक चॉइस रास्ते में गेट पे कोई मित्र देगा कि चल छोड़ना क्लास, आज पिक्चर देखने चले। तो चॉइस हमारे पास है कि हमने क्लास में जाना है या पिक्चर में जाना है या कैंटीन में जाना है। सो वट एवर एक्शन वी डू एवरी टाइम, वी क्रिएट इट एवरी टाइम। एवरी टाइम वी क्रिएट आवर कैरेक्टर। कोई भी एक्शन हमारा, ऐसा नहीं कि दोस्तों ने कहा और हम चल दिए। हम हर बार अपना कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और पल पल में हमारा कैरेक्टर बनता है। कभी ऐसा नहीं कि एक बार बना और हमेशा चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। हर पल हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है। जैसा मैंने कहा कि हमारे जो विचार हैं वो सकारात्मक होने चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे, और जो कर्म हम बार बार करेंगे वो हमारी आदत बनेंगे, और हमारी आदतें ही हमारा चरित्र बनाती हैं, और हमारे चरित्र से ही हमारा भविष्य बनता है। इसलिए मैंने नीचे लिखा, एवरी थॉट विल गिव राइज टू सम एक्शन, रिपीटेड एक्शंस will make our habits, and our habits will make our character, and our character will make our destiny. Character brings lasting success with people. If you think that you are leading and no one is following you, then you are only taking a walk. That means you are not leading. Leadership is all about that you need to have certain people who go along, and this can only be by your character itself. यदि आपका कैरेक्टर अच्छा है तो लोग आपको फॉलो करेंगे, यदि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो लोग कभी भी आपको फॉलो नहीं करेंगे। हमें डेली अपने अवगुणों पर, अपनी कमियों पर ध्यान दें। हमारी पर्सनैलिटी में जो भी वीकनेसेस हमें लगें उनको हम रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सपोज मेरे को बोलना नहीं आता, मैं स्टेज पर खड़ा होकर बोल नहीं सकता, तो क्या कर सकता हूँ मैं शीशे के आगे खड़ा हो सकता हूँ, ज़ोर ज़ोर से न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, कोई मैगज़ीन पढ़ सकता हूँ, कोई बुक पढ़ सकता हूँ, ताकि मेरे अंदर आत्मविश्वास जगे कि मैं बोलूँ। और एक दिन शीशा आगे से हट जाए,
सामने लोग बैठे मिल जाएं एंड यू बिकम वंडरफुल स्पीकर। सपोज आपको लगता है कि मैं जाता तो क्लास में हूँ पर मैं वहाँ गपशप मार के वापस आ जाता हूँ, तो आप इसको भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं कि गपशप से हटके कोई किताब की गपशप कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट की गपशप कर सकते हैं, है ना, जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, इसके बजाय कि हमारे डिस्कशंस के टॉपिक कुछ और नॉनसेंस हो। तो हम सेंसिबल डिस्कशंस भी कर सकते हैं। अपने मित्रों के साथ हम एक अच्छा वातावरण निर्मित कर सकते हैं कि जहां हम ग्रुप्स में खड़े होकर कोई टॉपिक लेकर डिस्कशन करें। इट कुड बी ए पार्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति अपनी बिटिया को मेले में लेकर गया और मेले में जाकर एक बड़ी सी कैंडी देखकर उस बिटिया ने कहा कि पिताजी मैं ये कैंडी लेना चाहती हूँ। तो पिता ने कहा कि तू तो छोटी सी है, कैंडी बहुत बड़ी है। तो उस बिटिया ने आगे से कहा कि आई एम लॉट बिगर इनसाइड, कि मैं बाहर से छोटी प्रतीत होती हूँ बट आई एम लॉट बिगर इनसाइड। कैरेक्टर के बारे में यही ट्रुथफुल है कि इट इज समथिंग विच इज इनसाइड अस। बाहर से हम कैसे भी प्रतीत हों बट इट इज लॉट बिगर इनसाइड। कैरेक्टर विल ऑलवेज टेल यू अबाउट द पर्सन व्हाट इज ही इनसाइड, नॉट आउटसाइड। कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती। इसलिए कबीरदास जी ने लिखा केसो क्या बिगाड़िया जो मुंडे सो बार, के केसों ने मतलब बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो मूंडता है तो बार बार उनको। मन को काहे ना मूंडिए जामे विषय विकार। अपने मन को मूंडना चाहिए, इसमें विकार। Let us all resolve. I will now give you few example. Follow the character of प्रहलाद भगत। प्रहलाद को इंद्र ने कहा कि तू मुझे शील दे दे, अपना शील मतलब कैरेक्टर, और मैं तुझे स्वर्ग का राज दे दूंगा। प्रहलाद भगत ने कहा कि अपना शील देकर मैं स्वर्ग नहीं जाता, अपना कैरेक्टर बेचकर मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। ऐसे प्रहलाद भक्त की भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट and we must need to follow the character of प्रहलाद भक्त। I have given you small example, but प्रहलाद भक्त अपने आप में एक विषय। इतना बड़ा भक्त भगवान का ना हुआ है ना होगा, ना देखा है ना देखा जाएगा। इसलिए प्रहलाद भक्त के कैरेक्टर को हम अपने जीवन में अपनाएं। जिस व्यक्ति ने आज हम अपना कैरेक्टर 10 रुपए में बेचने को तैयार है। भागवत में लिखा है कि कलयुग ऐसा कलयुग आएगा टके टके में बिकेगी नारी। ये अगर हमारे पुराणों में लिखा है तो हमें उसको झुटलाना है। हमारी ड्यूटी क्या है कि हम इन लिखी चीज़ों को झुटलाएं। वही हमारा कैरेक्टर है कि हम टके टके में बिकने नहीं देंगे। ये भारत की नारी है, ये फूल नहीं चिंगारी। इसको अबला मत करो, ये शक्ति है। हमारे पुराणों में नारी को शक्ति का रूप कहा गया। शिव का भी कहा गया कि शिव के आगे से ई हटा दो तो शव बन जाता है। यानी बिना शक्ति के शिव भी शव है। इसलिए तुम शक्ति हो, तुम अबला नहीं हो। इसलिए अपने आप को कभी अबला मत कहलाना, अपने आप को एक शक्ति कहलवाना। शिवाजी मराठा, माँ जीजा ने सबसे पहली गुरु कौन थी शिवाजी मराठा की? जीजाबाई। जीजाबाई ने केवल और केवल शिवाजी को रामायण और महाभारत पढ़ाई और रामायण और महाभारत की कहानियां सुना सुनाकर इस देश को एक ऐसा वीर दिया जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। उनके रहते रहते मुगल पूरे भारत पर कभी राज नहीं कर पाए और इस पूरे विश्व को यदि गुरीला युद्ध की परिभाषा दी या गुरीला युद्ध करना सिखाया तो वो शिवाजी मराठा। और उसके बाद शिवाजी की शिक्षा किसने दी? समर्थ गुरु रामदास। और समर्थ गुरु रामदास
एक दिन भिक्षा मांगते शिवाजी जब राजा बने तो उनके दरबार में आए। तो उन्होंने कहा, शिवा मैं तेरे से भिक्षा मांगने आया। तो शिवाजी मराठा ने सोचा कि अपने गुरु को क्या दीक्षा दूं और क्या भिक्षा दूं। शिवाजी मराठा अंदर गए, एक कागज पर कुछ लिखा और वापस आकर गुरु के भिक्षा पात्र में डाल दिया। अब गुरु ने सोचा कि लेने तो मैं इससे क्या आया था और इसने मेरे को एक कागज दिया। तो गुरु ने जब वो कागज पढ़ा तो उस पर लिखा था, गुरुदेव संपूर्ण राज्य आपका, मैं तो केवल एक केयर टेकर बनकर आपके राज्य को चलाऊंगा। आज से ये संपूर्ण राज्य आपका है, आपकी धरोहर समझकर मैं इस राज्य को चलाने वाला एक प्रधान सेवक बनूंगा। ये शिवाजी का कैरेक्टर है। आज आप किसी को कहो ना, आज लड़ाई कुर्सी की है, और यहाँ देयर इज ए कैरेक्टर इन इंडिया, जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण राज्य एक गुरु के कहने पर कि शिवा आज मुझे क्या शिक्षा देगा, और जब मांगा तो क्या वर मांगा गुरु से। जब गुरु को भिक्षा दे दी तो गुरु से वर मांगा क्या, दे शिवा वर मोहे, दुश्मन से मैं कभी न डरूं, कि दुश्मन से मैं कभी न डरूं, ऐसा वर मुझे आप गुरुदेव दें। ये कैरेक्टर हमारे देश का। और जब लोग लूट कर सामान लाते थे, अनेकों राज्यों में लूट मचती थी, शिवाजी के सैनिक भी लूट कर लाते थे, परंतु शिवाजी ने कहा, और एक दिन लूट के सामान के साथ एक बड़ी सुंदर सी बिलाल बेगम भी लेकर आए। और जब बिलाल बेगम को शिवाजी मराठा ने देखा लूट के सामान के साथ, तो मालूम शिवाजी मराठा ने क्या कहा, इतनी सुंदर स्त्री को देखकर शिवाजी मराठा ने कहा कि काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर, क्योंकि शिवाजी की शक्ल इतनी सुंदर नहीं थी। उन्हें हमेशा लगता था कि मुंह दाना वाला काला सा मुंह, उन्हें लगता था कि काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी एक। गुरु राघवेंद्र ने एक एक शिक्षा देकर इस व्यक्ति को तराशा और इसके कैरेक्टर को इतना महान बनाया कि इसने भी मुगलों से उतना ही लोहा लिया। रोटी भले ही घास की खानी पड़ी, परंतु मुगलों से कभी दबे नहीं, कभी झुके नहीं, और अपने जीवन में एक ही प्रण कि अपने जीते जी मेवाड़ को कभी मुगलों से गुलाम नहीं होने दिया। और अंत तक चाहे सैनिक रहे ना रहे, चाहे साथ रहा ना रहा, चाहे बच्चे भी भूख से बिलखते रहे, परंतु इस व्यक्ति ने अपने चरित्र को नहीं छोड़ा। मुगलों ने चिट्ठी लिखी अकबर कि यदि तुम मेवाड़ का राज्य हमें दे दो तो हम तुम्हारे रहने का बहुत बढ़िया इंतजाम कर सकते। आज देखो भागदौड़ मची है, हर कोई राज के साथ भागना चाहता है, इधर से छोड़ उधर छोड़, उधर से छोड़ उधर छोड़। ओनली थिंग पीपल वांट इज पावर। और महाराणा प्रताप को अकबर पावर देना चाहता है, परंतु वो गुलामी की पावर नहीं लेना चाहता। ये उसका कैरेक्टर है। पावर लेना चाहता है, परंतु अपने देश में बिना गुलाम देश को बनाए स्वतंत्र भारत की राज्य महाराणा प्रताप करना चाहता है, ना कि एक गुलाम भारत। ये चरित्र है हमारे लिए। राणा प्रताप के समय में अनेकों स्त्रियों ने, अनेकों रानियों ने जौहर दिखाए, सती हुई, परंतु कभी मुगलों से अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी, अपनी इज्जत नहीं लुटवाई। लूटी जिन्होंने मजबूरी में लुट गई जिनकी, परंतु यदि उन्हें मौका मिला तो वो सती हो गई, जौहर कर लिया, परंतु उन्होंने अपनी इज्जत पर इस देश की आन बान शान को हमेशा बनाए। भगत सिंह, यदि स्वाधीनता संग्राम में हम कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लेते हैं तो भगत सिंह का नाम उनमें अग्रणी है। भगत सिंह को बहरे अंग्रेजों को अपनी आवाज सुनवानी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने मिलकर फैसला किया कि हम नेशनल असेंबली में बम डालें, परंतु बम ऐसा डालेंगे जिससे किसी की जान ना जाए। केवल ऐसा बम जिससे केवल धमाका हो और धुआं निकले, क्योंकि उनका मकसद था
बहरे अंग्रेजों को ये बताना कि भारत को आज़ाद करो, भारत स्वाधीनता चाहता है, भारत गुलामी में नहीं रहना चाहता। इसलिए और दूसरा, एक तो बम ऐसा बनाया कि जिससे केवल धुआं और धमाका हो, और दूसरा कि बम ऐसी जगह पर डाला, खाली जगह पर असेंबली में, जहां पर कोई व्यक्ति बैठा ना हो, और फिर बम डालकर आगे ही अपने आप को आत्मसमर्पण किया, मालूम होते हुए कि आत्मसमर्पण करते ही अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। ये सब जानते हुए भी पीठ दिखाकर भागे नहीं भगत सिंह, वहीं रुके, आत्मसमर्पण किया, पर्चे बांटे, और जब जब कोर्ट में आए अपनी भारत माता की बात को उजागर किया, अपने स्वाधीनता के लिए अपनी लड़ाई लड़ी कोर्ट के माध्यम से। और शायद आप लोगों में से बहुत कम जानते होंगे कि जिस मुकदमे की वजह से, जिस मर्डर की वजह से भगत सिंह को फांसी हुई, उस मर्डर की एफआईआर में भगत सिंह का नाम भी नहीं। फिर भी इस देश के इन जवानों के साथ अंग्रेजों ने खूनी खेल खेला, परंतु इन लोगों ने भी फांसी के फंदे को खुशी से चूमा, परंतु अपने चरित्र पर और भारत पर कभी आंच नहीं आती। इनका कैरेक्टर भी अब तो फॉलो। चंद्रशेखर आजाद, आजाद जिया हूं, आजाद मरूंगा। पिता का नाम आजाद, मां का नाम स्वाधीनता, और कोड़े खाए ये बात कहने के बावजूद, परंतु उफ तक नहीं की। जब जब कोड़ा पड़ा, 12 साल का बच्चा नंगी पीठ पर कोड़े पड़े, परंतु जब जब कोड़ा पड़ा, उस कोड़े के साथ एक ही आवाज निकली, भारत माता की जय। ये चंद्रशेखर आजाद। और जब अंग्रेजों ने सब तरफ से घेर लिया, अपना प्रण था कि जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। आखिरी गोली बची थी, अपने आप को गोली मारी एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, और इस भारत माँ के सपूत ने भारत माँ की वेदी पर अपनी जान दे दी, पर प्राण देते देते भी अपने चरित्र को नहीं छोड़ा। ये चरित्र हमें फॉलो करें। गुरु गोविंद सिंह, 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। अपने 4 बेटे इस देश पर कुर्बान कर दिए। 8 साल की उम्र में अपने पिता को प्रेरित किया कि पिताजी, यदि धर्म पर किसी की कुर्बानी हो तो आपसे बढ़िया कुर्बानी कौन सी हो सकती है। ऐसे गुरु गोविंद सिंह हमारे देश में हुए, और जिन्होंने थोड़े से लोगों की सेना के साथ मुगलों के साथ धोखा किया। 2 बेटे युद्ध में मारे गए, 2 जिंदा दीवार में चिनवाए गए, परंतु अपने प्रण को नहीं छोड़ा, अपने देश को गुलाम नहीं होने दिया, अपनी भारत माता को गुलाम नहीं होने दिया, अपनी मातृभूमि को गुलाम नहीं होने दिया, और अंत तक लड़ते लड़ते अपने प्राणों की बलि दी। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग इस भारत की धरती पर। राजा हरिश्चंद्र, स्वप्न में एक ऋषि ने उनका राज्य मांग लिया, सच में भी नहीं मांगा, केवल स्वप्न में मांगा, और अपना पूरा राज्य दे दिया। और उसके बाद चाहे बीवी को बेचना पड़ा, चाहे बेटे को बेचना पड़ा, और जब बेटा मर गया उसके कफन के लिए, क्योंकि इन्होंने जाके चंडाल का काम किया, उस कफन के पैसे भी अपनी बीवी को नहीं छोड़े, क्योंकि उस समय उनकी ड्यूटी थी कि पैसे चाहिए लकड़ियों के, शमशान भूमि का कर चाहिए, तो बीवी ने आधी साड़ी फाड़ कर दे दी। तब भी इस व्यक्ति ने अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा, अपने चरित्र को नहीं छोड़ा। इसीलिए हम बचपन से पढ़ते आए राजा हरिश्चंद्र की कहानी। और महात्मा गांधी ने लिखा कि यदि मुझे जीवन में सबसे अधिक किसी चीज़ ने प्रेरित किया तो हरिश्चंद्र के चरित्र ने, क्योंकि वो आते हैं ना, वो एपिडास्कोप लेके घूमते फिरते दिखाने वाले, उनमें वो कहानियाँ दिखाते थे। तो महात्मा गांधी ने बचपन में राजा हरिश्चंद्र की कहानी, सावित्री सत्यवान की कहानी देखी, और उनका उनके मन पर इतना असर हुआ कि जीवन भर लोगों को भी अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाते रहे। ये राजा हरिश्चंद्र का कैरेक्टर हमारे सामने। महाराजा रंजीत सिंह एक दिन कहीं जा रहे थे,
बच्चे एक पेड़ से फल तोड़ रहे थे। बच्चों का फल तोड़ने का क्या तरीका होता है? पेड़ पर पत्थर मारो, आम नीचे गिरे। उनमें से एक पत्थर महाराजा रंजीत सिंह की आंख में लगा और महाराजा रंजीत सिंह की आंख फट गई, लहूलुहान हो गई। उनका मंत्री भागा गया, सेनापति भागा गया, उन बच्चों को पकड़ लाया और जिस बच्चे का पत्थर महाराजा रंजीत सिंह को लगा था उसको पकड़कर उसने कहा कि महाराज आप कहें तो इस बच्चे को फांसी दे। तो महाराजा रंजीत सिंह ने मालूम क्या कहा? महाराजा रंजीत सिंह ने पहले तो पूछा कि ये बच्चे क्या कर रहे थे। उसने कहा ये फल तोड़ रहे थे महाराज। तो उसने कहा कि भी पत्थर पर, पेड़ पर जब ये पत्थर मार रहे थे तो पेड़ इन्हें क्या दे रहा था? मीठे मीठे फल, आम मिल रहे थे। और महाराजा रंजीत सिंह को पत्थर मारे, ये पेड़ पर पत्थर मारे तो पेड़ इन्हें मीठे फल दे। महाराजा रंजीत सिंह पर पत्थर मारे तो महाराजा रंजीत सिंह मृत्युदंड दे, ये हो नहीं सकता। महाराजा रंजीत सिंह ने उसी समय उस बच्चे को माफ किया, वापस भेजा। ये हमारा कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को हमें जन जन तक पहुंचाना है कि महाराजा रंजीत सिंह जैसे लोग जिन्होंने पर धर्म को, दूसरे के हित को, परहित को, इसीलिए रामायण में लिखा परहित समान धर्म नहीं भाई, परहित जैसा कोई धर्म नहीं है। तात कर्म निजते गति पाई, कि हर कोई व्यक्ति अपने अपने कर्मों से गति पाता है, परंतु परहित बसा जिनके मन माही, जिनके मन में परहित बसा हो उनको इस दुनिया में कभी कुछ दुर्लभ नहीं होता। चाणक्य, जिसने चंद्रगुप्त जैसे रॉ आदमी को पकड़कर इस देश का सम्राट बनाया। और चाणक्य की जो नीतियां हैं आज तक पूरा विश्व से फॉलो करता है। बट आयरनी ये है कि हमने चाणक्य को कभी अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में कभी कहीं स्थान नहीं दिया। हम दुनिया भर की नीतियां पढ़ाते हैं पर हम चाणक्य नीति नहीं पढ़ाते हैं। परंतु यदि चाणक्य चंद्रगुप्त बना सकता है तो हम लोग चाणक्य बनकर इस देश में चंद्रगुप्त क्यों नहीं पैदा कर सकते? और कोई बहुत ज़्यादा चंद्रगुप्त नहीं चाहिए, 5-7 चंद्रगुप्त ही बहुत है इस देश के लिए, इस देश को सुधारने के लिए। और उनके लिए एक चाणक्य बहुत है। समय बताएगा तुम में से कौन चाणक्य बनता है और कितने चंद्रगुप्त पैदा करता है। परंतु योर एम शुड बी टू फॉलो चाणक्य, टू फॉलो द्रोणाचार्य, टू फॉलो समर्थ गुरु रामदास, टू फॉलो संदीपन, जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। ऋषि धौम्य ऋषि, जिनके ये बच्चे हुए, उपमन्यु हुआ, आरुणि हुआ, तुतंक हुआ, जिन बच्चों ने पूरा अपना गुरु के धर्म को निभाया। ऐसे गुरु तुम बनो ताकि तुम्हारे शिष्य भी आगे जाने जाएं। सावित्री की चर्चा मैंने तुम लोगों से की। एक ऐसी नारी जिसने अपने जप और अपने तप से यमराज को भी हरा दिया और मृत्यु के मुंह से अपने पति को वापस लेकर आई। इसलिए मैंने कहा कि नारी एक शक्ति है, नारी अबला है। अनुसुईया, कितने लोगों ने अनुसुईया का नाम सुना? अरे वाह, तुम तो भीड़ है। किसने पढ़ाया? अरे तभी तो। उससे पहले कितने लोगों ने सुना था नाम? थोड़े लोगों ने सुना ना, जबकि सबको सुनना चाहिए। सतियों में सती अनुसुईया। और जब परीक्षा ली गई, तीनों लोग आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आ गए। और आकर उसके बाहर आकर कहा भिक्षाम देही, देवी भिक्षा दो। वो भिक्षा देने बाहर आई तो उन्होंने कहा कि हम भोजन तो तेरे यहाँ प्राप्त करेंगे, पर हमारी शर्त ये है कि तू निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कर। और अनुसुईया ने अपने सतीत्व से तीनों को छोटा बच्चा बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश, सोचो सतीत्व में कितनी पावर है कि उसने अपने सतीत्व से ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया और फिर तीनों को बिठा के आसन लगा के भोजन करा दिया निर्वस्त्र। ये अनुसुईया का कैरेक्टर है। और जब तीनों की पत्नियां लेने आई अनुसुईया के पास कि हमारे पति तेरे यहाँ आए थे तो दे दे, पार्वती माँ आई, लक्ष्मी आई, सब लोग आई, सरस्वती आई कि दे भाई हमारे पति। उसने कहा ये तीनों बैठे ले जाओ। एंड बिलीव मी, वो तीनों अपने पतियों को नहीं पहचानते।
ये अनुसुईया का कैरेक्टर है विच वी हैव टू फॉलो। और इसलिए आप सबको इसका कैरेक्टर पता होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यदि हमें पता होगा तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। ध्रुव और नचिकेता, छोटे छोटे बच्चे, परंतु अपने तप से परमात्मा तक को जीत लिया। इसलिए मैंने लिखा दीदार की तलब है अगर तो नजरें गड़ाए रखना। यदि कुछ देखना चाहते हो तो नजरें गड़ाए रखना, पर्दा हो या नकाब सरकता जरूर। What is required is a focus. What is required is concentration. And concentration to the extent कि भगवान को भी हमारे आगे झुकना पड़े। मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें आकर नौकरी दें। तुम किसी के पास नौकरी मांगने कभी ना जाओ। इतनी मेहनत करो, इतना अपने हुनर को निखारो, इतना अपने आप को काम कौशल बनाओ कि जब ज़रूरत तुम्हें लोगों को तुम्हारी पड़े, ना कि तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़े, ऐसा अपने आप को बनाओ। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा चरित्रवान संत जिसने पूरे विश्व को हिला दिया, भारत की यही कहानियां सुनाकर, यही अनसुईया की कथा यूएस वालों को सुनाई, यही सावित्री सत्यवान की सुनाई, नल दमयंती की सुनाई, प्रहलाद भक्त की सुनाई। सबकी ये कहानियां सुना सुनाकर उन्होंने पूरे विश्व को पगला दिया। पूरा विश्व इस व्यक्ति के पीछे चला, परंतु इस व्यक्ति ने अपने चरित्र को। अब घर में भूख हो, आप मान घर में भूख हो और कोई तुम्हें रोटी देने की ऑफर कर दे तो क्या करेंगे? साधारण सी बात है, फटाफट रोटी लेंगे, घर की भूख मिटाएंगे। विवेकानंद परमहंस के पास गए जो उनके गुरु थे, और उन्हें कहा कि तुम कहते हो कि माँ काली सब कुछ देती है। माँ काली के भक्त थे रामकृष्ण परमहंस। वो कहते थे कि जैसे हम भी जागरण करते हैं तो हम कहते हैं झोलियाँ भरती है माँ, तो उन्होंने कहा माँ काली सब कुछ देती है। तो विवेकानंद ने कहा कि यदि माँ काली सब कुछ देती है तो क्या मेरे भूखे परिवार का पेट भर सकती है? तो परमहंस ने कहा कि ये बात तू मुझसे क्यों पूछता है, जा और माँ काली के दर्शन कर ले, माँ काली से पूछ स्वयं जाकर। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस मंदिर के बाहर ही बैठते थे, पीछे मंदिर, आगे बैठते थे। विवेकानंद अंदर गए, साक्षात माँ वहां दर्शन उन्होंने किए, माँ के दर्शन। और जब माँ के कोई दर्शन कर ले तो पेट की भूख कहाँ है? व्यक्ति के जीवन की भूख समाप्त हो जाती है, पेट की भूख तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। विवेकानंद ने माँ के दर्शन किए और वापस आ गए, आध्यात्मिक अनुभूति हुई और वापस आ गए। परमहंस ने कहा मांगा? उसने कहा गुरुदेव कुछ मांग ही नहीं। उसने कहा दोबारा जा, घर में माँ भूखी है, बहनें भूखी हैं, साथ साथ बहनें हैं, जा रोटी खिलानी है, जा अंदर दोबारा। फिर गए, फिर माँ के दर्शन किए, फिर कुछ नहीं मांगा। फिर तीसरी बार भेजा, फिर कुछ नहीं मांगा। तो परमहंस ने कहा कि तू क्यों नहीं मांगता? उसने कहा माँ के दर्शन करके कुछ मांगने को बचता ही। तो परमहंस ने भी कहा कि मैं भी यही देखना चाहता था कि तू एक सांसारिक व्यक्ति है या आध्यात्मिक व्यक्ति है। यदि तू सांसारिक व्यक्ति होता तो मैं तुझे अपना शिष्य कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, परंतु क्योंकि तू आध्यात्मिक व्यक्ति है इसलिए आज से मैं तुझे अपना पूर्ण शिष्य मानता हूँ। और उस दिन के बाद परमहंस ने अपनी सभी शक्तियाँ विवेकानंद के अंदर ट्रांसफर कर दी। There are very few examples where बिना तपस्या के व्यक्ति को एक गुरु ने सिर्फ माथे पर हाथ रखे, और इस केस में तो कहते हैं कि उसकी छाती पर अपना पाँव रखा। विवेकानंद की छाती पर परमहंस ने पाँव रखा और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियों को विवेकानंद के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिन शक्तियों को लेकर विवेकानंद ने पूरे विश्व में भ्रमण किया। और कहते हैं कि जब 11 सितंबर 1993 को शिकागो में भाषण देना था विवेकानंद को एक बार बुलाया। विवेकानंद ने लिखा कि मैं कांपता रहा कि इतने अंग्रेज लोग बैठे हैं, पूरे विश्व के आध्यात्मिक लोग बैठे हैं, तो इनमें बोलेगा क्या?
कि मेरे टांगे कांपी, मेरे होंठ फड़फड़ाए, मुझे पसीना आया, मैं नहीं उठा। दोबारा बुलाया गया और दोबारा बुलाकर कहते हैं जब मैं डैश पर खड़ा हुआ तो मैं फिर से कांपने लगा और फिर मैंने हाथ जोड़कर ध्यान किया अपने गुरुदेव का और गुरुदेव ने उन्हें साक्षात कहते हैं, उन्होंने लिखा, मुझे दर्शन दिए, मेरी पीठ थपथपाई और मुझे कहा कि विवेकानंद, ये सम्मेलन, ये धर्म सम्मेलन केवल और केवल तेरे को प्रसिद्ध करने के लिए बना है। तू शुरू हो और अपना व्याख्यान कर, पूरा विश्व तेरे कदमों में होगा। और जैसे ही विवेकानंद ने कहा माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सिर्फ 4 शब्द और पूरा हॉल खड़ा होकर तालियों से गूंज उठा, क्योंकि वहाँ पर लोग कहते थे माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। किसी ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा ही नहीं था, क्योंकि इतनी अनुभूति ही नहीं है उन लोगों के अंदर प्यार की कि वो किसी को भाई बहन कह सकें, क्योंकि घरों में भाई बहन देखे ही नहीं। एक हम दो हमारे दो, अब हो गया हम दो हमारा एक। तो कहाँ से बहन, कहाँ से मासी, कहाँ से बुआ, वो किसी मासी बुआ को नहीं जानते, वो केवल और केवल एक शब्द को जानते हैं, आंटी। वो किसी चाचा को, किसी मौसा को, किसी मामा को नहीं जानते, वो एक ही शब्द जानते हैं, केवल और केवल अंकल। इसलिए उन्हें कहाँ से मिले ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और जैसे ही विवेकानंद ने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वो सारे के सारे लोग इतने आकर्षित हुए विवेकानंद की तरफ कि विवेकानंद ने पूरे विश्व को बदल दिया। और कहते हैं कि विवेकानंद जब वापस आ रहे थे तो मिस्र में रुका जहाज। कायरो का नाम सुना ना, काहिरा कहते हैं हिंदी में कायरो। तो कायरो की बंदरगाह से उतरकर, क्योंकि जहाज उन दिनों में रुक जाते थे, रेलगाड़ियाँ ही आज से 40 साल पहले अगर आपने बदलनी होती थी तो पूरी रात आपको स्टेशन पर बितानी होती थी अगले दिन की रेल लेने के लिए। तो समुद्री जहाज रुका, विवेकानंद कायरा में घूमने गए तो किसी वैश्याओं के मोहल्ले में चले गए, गलती से चले गए। जाकर एक बेंच पर बैठे, वहाँ 6-7 वैश्याएं बैठी। और जैसे ही विवेकानंद ने उन्हें देखा, अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने उन नारियों से कहा कि अहो नारियों, क्यों थोड़े से पैसों के लिए अपने सतीत्व को कुर्बान करती। और जब थोड़ी सी चर्चा उनसे अध्यात्म की और की, तो कहते हैं कि विवेकानंद जब उस मोहल्ले में से निकले तो विवेकानंद अकेले नहीं थे, 6 भिक्षुणियाँ यानी 6 संत बनी वैश्याएं उनके साथ थी। ये है व्यक्ति के चरित्र का। कि एक वैश्या को भी उसके जीवन में सुधार ला दिया अपने अध्यात्म से। ये था विवेकानंद का अध्यात्म, ये था विवेकानंद का धर्म। और विवेकानंद ने कहा कि जो आने वाला धर्म है वो हमारे कर्मों से निर्मित हो। जो भगवान को ना माने वो नास्तिक नहीं होगा, जो अपने कर्म को ढंग से ना करे वो नास्तिक होगा। ये विवेकानंद ने कहा। ऐसे विवेकानंद को प्रणाम करते हुए मैं अंत में इतनी बात कहना चाहता हूँ कि सवाल पानी का नहीं, प्यास का। सवाल मौत का नहीं, सांस का है। दोस्त तो दुनिया में बहुत हैं, मगर सवाल दोस्ती का नहीं, विश्वास का है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे से आप दोस्ती की बजाय विश्वास की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। मैंने तुम्हारे लंच को लटकाए रखा, मैंने तुम्हारी भूख को बहुत बढ़ाए रखा, परंतु मुझे लगता है कि पेट की भूख से थोड़ी सी तुम्हारे अंदर की कोई आध्यात्मिक भूख होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं जगी होगी। और उस आध्यात्मिक भूख के रहते जब विवेकानंद ने कुछ नहीं मांगा तो तुम भी, मेरे को लगता है, 20-30 मिनट अपना लंच डिले कर सकते हो। और वो लंच डिले हुआ कुछ तकनीकी कारणों की वजह से। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड वंस अगेन I take this opportunity to welcome you all to this institution, and I hope that remaining in this institution you will set examples of regularity, examples of punctuality and discipline, and prove to the world that yes, we are different. We are different, and we will show it to the world that yes, teachers from Masnath Educational Institution are
are different and with some purpose, and that purpose is nation building.